फंक्शन का बेसिक पर्पस ये होता है कि जब उसे कॉल किया जाए उस टाइम पे वो ट्रिगर अपने आप को करे और कुछ स्पेसिफिक किस्म का कोड जो है अगर हम कंडीशनली परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो उसको उस कंडीशन पे परफॉर्म किया जा सके। जस्ट लाइक सम इवेंट अगर वो अगर हो या कोई यूजर जो है किसी बटन पे क्लिक करे तो कोई काम अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं विद इन आवर स्क्रिप्ट तो वो एक फंक्शन कॉल से करना पॉसिबल है। सो फंक्शन कॉल कैन बी प्लेस्ड इन द हेड, ये भी पॉसिबिलिटी है, या स्क्रिप्ट में आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, बॉडी सेक्शन में भी आ सकता है। सो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमें फंक्शन जो है वो ऑन द लोडिंग पेज, ऑन द लोडिंग के पेज जब लोड हो उस टाइम पे एग्जीक्यूट करवाना है तो हम उसको हेड सेक्शन में ऐड करते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। सिंटैक्स बहुत सिंपल है फंक्शन का, एक रिजर्व वर्ड यूज होगा फंक्शन का। जावास्क्रिप्ट में आपने कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन जब डिफाइन करना है तो आप एक रिजर्व वर्ड यूज करते हैं फंक्शन, उसके बाद स्पेस के बाद फंक्शन का नाम स्पेसिफाई कर देते हैं। हम इस चीज का ख्याल रखते हैं कि फंक्शन का नेम जो है वो मीनिंगफुल हो ताकि इंफॉर्मेशन जो है हमें प्रॉपर फंक्शन के नेम से ही मिल जाए कि फंक्शन क्या काम परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास आर्गुमेंट्स की लिस्ट आ जाती है, जो आर्गुमेंट्स आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं एज इनपुट। और बॉडी जिस तरह से एग्जिस्ट करती है नॉर्मल फंक्शंस में, इस तरह से जावास्क्रिप्ट में भी बॉडी एग्जिस्ट करेगी और बॉडी के अंदर आप अपना कोड स्पेसिफाई करते हैं। बॉडी से बाहर जो है आप वैल्यूज अगर आपको कुछ रिटर्न करनी है तो बॉडी के अंदर ही आप वो वैल्यूज स्पेसिफाई कर देते हैं बाय यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न के बाद आप वो वैल्यू दे देते हैं जिसको आपने रिटर्न करवाना है। फंक्शन की ये हमारे पास हो गई डेक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। उसके बाद फंक्शन कॉल की बारी आ जाती है। फंक्शन कॉल जो है वो आप किसी इवेंट के ट्रिगर होने पे मोस्टली करते हैं। ये एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है, हमने स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन लिखा, रिजर्व वर्ड यूज किया फंक्शन का, फंक्शन का नाम हमने डाला डिस्प्ले डेट। अब इसका काम में भी ये है कि इसने कोई डेट डिस्प्ले डेट और टाइम जो है वो डिस्प्ले करवाना है। उसके फंक्शन की बॉडी में हमने एक स्टेटमेंट लिख दी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड वी वांट टू मूव टू अ स्पेसिफिक पोजीशन वेयर द आईडी इज डेमो। वहां पे जाके हम उसके इनर एचटीएमएल में वी वांट टू यूज डेट फंक्शन। नाउ दिस डेट फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, जो डेट और टाइम जो है करंट डेट और टाइम जो है उसको प्रिंट कर देगा। सो ये फंक्शन की बॉडी क्लोज होगी, स्क्रिप्ट क्लोज किया आपने, हेड क्लोज कर दिया, देन वी गो इनटू द एचटीएमएल। एचटीएमएल में आपने एक हेडिंग दी, एक पैराग्राफ डिफाइन किया और एक बटन ऐड कर दिया। बटन में जब आपने बटन ऐड किया तो उसमें आपने ऑन क्लिक का इवेंट डिफाइन कर दिया कि ऑन क्लिक यू हैव टू कॉल अ फंक्शन विच यू हैव मेड डिस्प्ले डेट। तो ये जो डिस्प्ले डेट का फंक्शन है, यहाँ पे जब आप बटन पे जब क्लिक किया जाएगा तो ये फंक्शन जो है कॉल हो जाएगा। जब फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन की बॉडी के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो चीज जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो हमने इसकी बॉडी में जो भी लाइन ऑफ कोड्स डिफाइन की हुई है, इस कंडीशन में इस एग्जाम्पल के अंदर हमने डिफाइन किया है कि डेट को एग्जीक्यूट किया जाए तो वो डेमो वाली प्लेस जो है लाइक इस हेडिंग के नीचे जो प्लेस है यहाँ पे वो डेट और टाइम जो है वो एग्जिस्टिंग उसको प्रिंट कर देगा। एक और ऑप्शन है कि आप फंक्शंस को बटन्स के ऊपर ट्रिगर करवा सकते हैं, बटन को ऑन क्लिक भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी ऑलमोस्ट यही किया था। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। हेडिंग के बाद आपने एक बटन ऐड कर दिया और आपने कहा कि ऑन क्लिक आपने कुछ वैल्यू डिफाइन कर दी है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे आपने डेट स्पेसिफाई कर दी। हमने एक सेम एग्जांपल हम अभी देख रहे हैं इसकी, तो उसने इस यहाँ पे इसको डेट को प्रिंट कर देगा जहाँ पे आपने डेट इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है। अगर हम इसके आउटपुट चेक करें तो व्हाइल यू क्लिक ऑन दिस बटन आपको यहाँ पर जिस ये जो जगह डिफाइन आपने की है डेमो की, यहाँ पर आपको डेट प्रिंट हुई नजर आ जाएगी इस फॉर्म में। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। अभी तक हमने जो फंक्शंस देखे हैं वो जस्ट अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं, वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। सो अब हमने ये देखना है इस एग्जांपल में कि फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न किस तरह से कर सकता है। सो
लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट में आपने एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन के नाम से, उसमें आपने 2 पैरामीटर्स पास कर दिए हैं और उनकी वैल्यूज शायद ऑलरेडी डिफाइंड होंगी या वैल्यू हम गेट करेंगे। सो उसके बाद आपने कह दिया कि रिटर्न कर दें P1 और P2 का प्रोडक्ट। सो P1 और P2 की वैल्यूज जो भी होंगी इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा और वो जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। अब अगर हम इसके उसमें आ जाएं, फर्दर और आ जाएं, इसके नीचे क्या डिफाइन किया गया है, हमने यहाँ पे डिफाइन किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। हमने एक स्पेसिफिक जगह को टारगेट किया है, वहां जाके हमने कहा कि फंक्शन को कॉल किया जाए और ये फंक्शन क्या करे कि 4 और 3 ये 2 वैल्यूज इसमें पास की जा रही है, ये वही वैल्यूज है जो हमने P1 और P2 को असाइन करनी है। सो इन शॉर्ट आप 4 और 3 की वैल्यू पास कर रहे हैं फंक्शन के अंदर और इनका प्रोडक्ट लेके यू वांट कि इसका जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाए। प्रिंट कहाँ पे हो, ये जो आपने पैराग्राफ बनाया उसके बाद आपने एक और पैराग्राफ बनाया जिसको आपने डेमो की आईडी असाइन की है, इस जगह पे 4 और 3 का जो प्रोडक्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल जहां पे हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, फंक्शन जो है वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब अगर इसकी आउटपुट की तरफ आए तो ये आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो यहाँ पे 4 इंटू 3 के जो प्रोडक्ट है वो आपको उसकी वैल्यू यहाँ लिखी नजर आ रही है। तो ये फंक्शन की तरफ से हमने जब है उसको इम्प्लीमेंट किया है। फंक्शंस को हम पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई पैरामीटर मिसिंग होता है, उस सूरत हाल में भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम जो मिसिंग वाली वैल्यू है उसको भी कोई वैल्यू असाइन कर दें विद इन द फंक्शन। सो पैरामीटर्स वाले फंक्शन देखते हैं। फंक्शन का नाम आपने स्पेसिफाई कर दिया माई फंक्शन, उसी फंक्शन को हमने थोड़ा चेंज किया है। हमने कहा कि अगर y की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड है तो आप ऐसा करें कि y को 1 की वैल्यू असाइन कर दें और उसके बाद रिटर्न कर दें x और y का प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर हमने इनर HTML में फंक्शन कॉल किया है और हमने 2 वैल्यूज पास कर दी हैं। इस कंडीशन में अगर हमने यही वैल्यूज पास की हैं तो हमारा प्रोडक्ट इन 2 वैल्यूज का आएगा। लेकिन व्हाट इफ हमने सिर्फ एक वैल्यू पास की होती, अगर हमने सिर्फ यहाँ पे 4 लिखा होता तो क्या होता, मीन्स हमारे कोई वैल्यू मिसिंग थी। तो अगर मिसिंग वैल्यू हो तो हमने क्योंकि यहाँ पे ये चीज ऐड कर दी है कि अगर y की वैल्यू यानी एक एलिमेंट जो है वो अनडिफाइंड हो, लाइक फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वैल्यू है सेकंड वैल्यू डिफाइंड नहीं है, दिस मीन्स के x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है y की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, उस सूरत हाल में वो y को 1 की वैल्यू देगा और 4 इंटू 1 4 आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है। सो आप पैरामीटर्स मिसिंग पैरामीटर्स को भी टैकल कर सकते हैं by making sure by putting up a condition if the value is undefined. So यहाँ पे क्योंकि हमारे पास वैल्यू मिसिंग नहीं थी तो 4 इंटू 10 हमारे पास 40 वैल्यू आ जाएगी आउटपुट के अंदर। उसके बाद एक और एग्जांपल है कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल का वही कॉन्सेप्ट है जिस तरह से हम नॉर्मल किसी भी लैंग्वेज में ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि उनका जो स्कोप है वो ग्लोबल होता है और वो फंक्शन से बाहर भी यूज किए जा सकते हैं। तो एक फंक्शन जो है वो ग्लोबल वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकता है, लोकल तो खैर उसके लिए अपने डिफाइंड होते ही है। अगर हम यहाँ पे स्क्रिप्ट में सबसे पहले आए, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया a इज इक्वल टू 6 और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया माई फंक्शन और उसमें हमने कहा एक एलिमेंट बाय आईडी गेट करो, इस पोजीशन पे जाओ और कोई वेरिएबल है a उसका इटसेल्फ के साथ प्रोडक्ट प्रिंट कर दे। सो ये काम हमने परफॉर्म किया फंक्शन के अंदर। सो ये फंक्शन जब माई फंक्शन कॉल होगा तो a की जो भी वैल्यू है, यहाँ पे a की वैल्यू 6 है, सो इसका मतलब है 6 इंटू 6 की जो वैल्यू है वो आपको डेमो वाली जगह पे नजर आएगी। लेकिन अब हम आते हैं यहाँ पे इसकी HTML में। HTML में आपने फंक्शन को कॉल किया, सिंपली आपने कोई पैरामीटर कुछ पास नहीं किया बिकॉज यहाँ पे भी हमने कोई वैल्यू उसके पैरामीटर्स में नहीं दी हुई थी। और ये जो वैल्यू आपने डिफाइन की है a की, नाउ दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। Why this is a global variable? This variable has been declared and initialized outside the function. So this function can access the value of a even if it is not defined inside it or passed as a parameter.
इस सूरत हाल में हमारे पास ये जो ए है ये ग्लोबल वेरिएबल है। एक और चीज जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल बनाना है तो आप सिंपली उसको जस्ट वेरिएबल का नाम लिखें, उसको वैल्यू असाइन कर दें, आपका वेरिएबल जो है वो ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। अगर आप कोई रिजर्व वर्ड लाइक वार या लेट या कोई ऐसे रिजर्व वर्ड यूज नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है जो आप वेरिएबल बना रहे हैं वो ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं। सो अमूमन हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वार VAR स्पेस वेरिएबल का नाम। यहाँ पे हमने वार का रिजर्व वर्ड यूज नहीं किया है बिकॉज वी वांटेड टू मेक अ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। सो जब इसकी आउटपुट हम चेक करेंगे, हम जब क्लिक मी पे क्लिक करेंगे, व्हाट विल हैपन कि आपको यहाँ पे इस जगह पे उसकी जो प्रोडक्ट है वो नजर आ रही है। ठीक है। अगर वैल्यू हम डिफर कर देंगे, यहाँ पे जो आपके पास प्रिंट हुआ है उसका जो वैल्यू वो सही नहीं है, 6 × 6 36 वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आनी चाहिए कैलकुलेशन के बाद। ठीक है। सो यही बात जो हमने की थी कि वेरिएबल्स अगर हम किसी डेक्लेरेशन कीवर्ड के बगैर उन्हें क्रिएट करें, लाइक वार का या लेट का या कांस्टेंट का हमने कोई रिजर्व वर्ड यूज नहीं किया है, तो जो वेरिएबल्स होंगे वो ग्लोबल होंगे इवन इफ दे आर क्रिएटेड इनसाइड अ फंक्शन। अगर आप फंक्शन के अंदर भी a=6 या a= कोई वैल्यू असाइन कर देते बॉडी के अंदर भी विदाउट यूजिंग द var और let और const कीवर्ड्स, तो वो जो वेरिएबल आपका बनना था वो ग्लोबल वेरिएबल बनना था जो और फंक्शंस में भी एक्सेसिबल किया जा सकता था। ठीक है। अब आ जाते हैं कोड की डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। हमने कुछ और एग्जांपल्स भी देखनी है, हम उनको अभी देखते हैं। सो लेट मी जस्ट री-शेयर द स्क्रीन विद यू। ऑलराइट, ये एक सिंपल किस्म की एग्जांपल देख लेते हैं पहले। यहाँ पे हमने कोड में हमने एक एग्जांपल 3 की हेडिंग दी है। उसके बाद हमने एक बटन डिफाइन किया और हमें बटन में कहा कि ऑन द क्लिकिंग ऑफ द बटन हमने यहाँ पे अपना कोड एंटर कर दिया है जावास्क्रिप्ट का कि एक लोकेशन पे जाएं जिसकी आईडी डेमो हो। डेमो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं पैराग्राफ की लोकेशन पे, और उसके अंदर जाके just go into the HTML of it and then write a H3 heading. Afterwards, that's it. जो बटन का नाम हो उसके ऊपर क्लिक नहीं लिखा हो, जब क्लिक नहीं लिखा होगा उसके जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यूजिंग इनर HTML का ये जो वैल्यू है ये डिस्प्ले हो जाएगी किस लोकेशन पे, जो आपने इनर HTML में आईडी दिया हुआ है डेमो का वहां पे। और डेमो का आईडी आपने कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे आपने H2 के बाद जो नेक्स्ट चीज है वो चेंजिंग द कंटेंट बाय क्लिकिंग द बटन। नाउ इफ आई रन दिस इन, बस इस तरह से एग्जांपल आ गई। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो उसने उस वैल्यू को यूजिंग द इनर HTML में चेंज कर दिया है, ऊपर इसके ऊपर जो है ओवरराइट कर दिया है। So this is how you can change the value by clicking, by calling some JavaScript functions as well, or by using the JavaScript code. दोबारा अगर आप आए कोड की तरफ, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये जो हमने डेट वाली एग्जांपल देखी थी इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑन एक बटन क्रिएट किया अगेन, और उसमें हमने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में अगेन हमने एक वैल्यू असाइन कर दी है जो हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई थी। उसके अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं। ये जो फंक्शन आपको डेट का नजर आ रहा है दैट इज अ बिल्ट इन फंक्शन। ये आपको एग्जिस्टिंग करंट सिस्टम की करंट डेट और टाइम और जो है वो फर्दर चीजें वो स्पेसिफाई करता है। और ये प्रिंट कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे आपकी आईडी है। दिस मीन्स हेडिंग के बाद यहाँ पे कहीं जाके आपका ये चीज प्रिंट हो रही है। अब आप ये नोट कर रहे हैं कि हमने इसको कोड को इनलाइन किया हुआ है, हमने जस्ट ऑन क्लिक के ऊपर ये जो पूरे का पूरा कोड है जावास्क्रिप्ट का उसको एम्बेड किया हुआ है। So let me just run this code and let me just re-share the screen with you. This is it. So my first JavaScript के बाद की जो heading थी वो आ गई। Click me to display the date. Now this is a button. When I'll click on it, हमारे पास ये जो existing date है और जो current time है system का, और उसका जो हमारे पास कौन सा एरिया है वो स्पेसिफाई हो गया है। ठीक है। तो ये जो डेट का फंक्शन था उसने एग्जिस्टिंग टाइम दिया है।
अगर आप इसको अपडेट करेंगे तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग टाइम है उस इंस्टेंस पे आपके पास वो आ जाएगा. देन लेट्स हैव अ लुक एट अनदर डिटेल्ड एग्जांपल नाउ. Let me just open the code. अब हम एक कोड लिख रहे हैं. आई होप आपको स्क्रीन विजिबल है. फंक्शन जो है वो लिखना है, उसके अंदर हमने यूज करना है हमें मल्टीपल वैल्यूज, जैसे जो लार्जेस्ट वैल्यू उसको फाइंड करना है. सो आप ये जो कोड है आप नॉर्मली अपने HTML में कहीं पे भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ इस दफा हेड में नहीं लिख रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक हेडिंग इंसर्ट की है टू यूज ऑफ फंक्शंस, और इसका पर्पस क्या है, टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन द गिवन वैल्यूज. अब ये स्टैटिक वैल्यूज फिलहाल हम दे रहे हैं, और उसके बाद हमने एक लोकेशन बना दी है पैराग्राफ की, जिसको हमने लार्ज का आईडी असाइन कर दिया है, LARG. कोई भी असाइन कर सकते हैं आप. देन अब स्क्रिप्ट में आ जाते हैं. तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट हेड में नहीं लिखा है. हमने एक फंक्शन बनाया, हमने इसका नाम रखा GFG. GFG में हमने 3 वेरिएबल्स पास कर दिए हैं, और हमने कहा है इफ वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2, तो अगेन चेक करें वेरिएबल 1 जो है वेरिएबल 3 से भी ग्रेटर है तो रिटर्न कर दे वेरिएबल 1. अगर ये वो कंडीशन है जब वेरिएबल 1 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू. ठीक है. अदरवाइज क्या है, वेरिएबल 3 जो है वो ग्रेटेस्ट होगा, उसको रिटर्न कर दे. सो इस फंक्शन में हम वैल्यू रिटर्न भी कर रहे हैं, हम इफ कंडीशन का यूज भी कर रहे हैं. ठीक है. अदरवाइज दूसरा वाला ऑप्शन है, अगर हम दूसरी कंडीशन हम चेक करेंगे, अगर वेरिएबल 2 जो है वो वेरिएबल 3 से बड़ा है तो वेरिएबल 2 रिटर्न कर दें, अदरवाइज जो है वो वेरिएबल 3 रिटर्न कर दें. तो ये जो है जिस सीक्वेंस में हम उसको लेके चल रहे हैं उससे डिफाइन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि अगर तो वेरिएबल 2 जो है वो 3 से भी बड़ा है तो दिस मीन्स कि वेरिएबल 2 1 से भी बड़ा है, बिकॉज ऊपर वाली कंडीशन वो स्किप भी ना करता. अगर वो नीचे आ रहा है तो दिस मीन्स वेरिएबल 2 की ऊपर वाली कोई कंडीशन जो है फॉल्स हुई है तो वो नीचे आया. ठीक है. सो यहाँ पर हम इस तरह से वैल्यूज डिफाइन करके अपनी कंडीशंस डिफाइन करके उसके बाद जो हम लास्ट सेंटेंस लिख रहे हैं, जो हमने वैल्यू रिटर्न करवाई है, उसको हम डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इन HTML में हम यहाँ पे वो वैल्यूज उनको पास कर रहे हैं. 4 की वैल्यू, 50 की वैल्यू और 60 की वैल्यू. कि जो फर्स्ट वेरिएबल है 4 है, सेकंड 50 है, थर्ड जो है वो 6 है वैल्यू. अब इसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको वो प्रिंट कर देगा. सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन द आउटपुट. अब यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है इस फॉर्म में, और जो उसने वैल्यू हमें रिटर्न की है वो 50 है, बिकॉज 50 वाज द लार्जेस्ट अमंग ऑल 3. ठीक है. इस तरह से आपको फंक्शन यूज करते हुए आप वैल्यू रिटर्न भी करवा सकते हैं, और उस पर डिफरेंट किस्म की कंडीशंस भी यूज कर सकते हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं. लूप्स भी यूज की जा सकती है फंक्शन के अंदर. अब इस फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसको हमने असाइन कर दिया, आई काउंटर वेरिएबल बना दिया, और एक हमारे पास हमने एक रैंडम एक वेरिएबल बना दिया, हमने उसे इन्फिनिटी की वैल्यू असाइन कर दिया -इन्फिनिटी. उसके बाद हमने कहा कि आई की वैल्यू 0 है, और कब तक लूप चलेगी, जब तक आपके पास जो गिवन आर्गुमेंट्स है उनकी लेंथ जो है वो आप रीच आउट नहीं कर लेते. 0 से लेके वहां आपने जितनी उसके आर्गुमेंट की लेंथ है आपने वहां तक पहुंचना है. ये हमने लूप यूज की है यहाँ पे. सो आर्गुमेंट्स की लेंथ हमने ये कहा है कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है और जो हमने वैल्यू पास की है फंक्शन के अंदर, उसके अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है वो बड़ी है इस मैक्स नंबर से, तो उस वैल्यू को जो है वो मैक्स नंबर असाइन कर दें. दिस इज अगेन अ वे टू फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर इफ वी हैव मल्टीपल वैल्यूज. ठीक है. यानी उस सूरत हाल में आप सिंपल इफ और एल्स कंडीशंस नहीं स्पेसिफाई कर सकते, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस यूज करनी पड़ती है इफ एल्स की. प्रीवियस एग्जांपल में हमने इफ एल्स इसलिए यूज कर लिए थे बिकॉज वी ओनली हैड 3 वैल्यूज. So in the case when we have more values to compare with and to find out the maximum value, we can use loop, और हम ये arguments का जो है वो यूज करते हुए फंक्शन उसके अंदर हम इंडेक्स वैल्यू पास कर सकते हैं. वो ऑटोमेटिकली आपको जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो ये वाली हो जाएगी, इसको कंसिडर कर देगा.
जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो इस इंडेक्स पे यानी अपने फर्स्ट इंडेक्स पे यानी आर्गुमेंट ब्रैकेट 1 पे कंसिडर करेगा, जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आर्गुमेंट ब्रैकेट 2 पे कंसिडर करेगा, देन ये हमारे पास फोर्थ वैल्यू होगी, फिफ्थ और ये सिक्स वैल्यू होगी। ये जो पूरी की पूरी लूप है उस वक्त तक चलेगी जब तक हमारे पास जो है वो आर्गुमेंट्स की लेंथ खत्म नहीं हो जाती, जब तक वो उससे कम रहेगी। ठीक है, इस सूरत हाल में जो लूप है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स चलेगी, यानी जो हमारे पास आर्गुमेंट्स है उसकी लेंथ 0 से लेके आई की लेंथ जो है वो 0 से लेके 5 तक रहेगी। ठीक है, तो टोटल 6 टाइम्स लूप चलेगी और अल्टीमेटली जब ये इतनी बार चल जाएगी हमारे पास जब भी कोई बड़ी वैल्यू आएगी हम उसको मैक्स नम को असाइन कर देंगे और फिर फर्दर और वैल्यूज को हम मैक्स नम से कंपेयर करेंगे। अगर कोई हमें बड़ी वैल्यू मिलती है तो अगेन हम इसको अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे और अल्टीमेटली हम उसकी HTML में जाके हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फंक्शन कॉल करने के बाद अगर हम ऊपर HTML में जाएं तो ये जो आईडी यहाँ पे डिफाइन की गई है गीक्स नाम की, इस आईडी की जगह पे जाके आपको आउटपुट नजर आ जाएगी। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं finding the largest number in 10 12 500 these given values, तो उसने जो वैल्यू फाइंड की है वो 500 फाइंड कर दी है। दिस इज द वे हम फंक्शन को लूप्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। और इसमें जो हमने इंपॉर्टेंट चीज यूज की वो ये थी कि हमने आर्गुमेंट्स को जो है वो एक एरे के तौर पे कंसिडर किया है। आर्गुमेंट आप जो है वो ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें अलाउ करता है, एक एरे बिल्ट इन है जो डिफाइंड एरे ऑब्जेक्ट है वो आर्गुमेंट्स की है। अगर आपके पास मल्टीपल आर्गुमेंट्स है तो आप उनको इस तरह से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने ये वाला आर्गुमेंट एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे आर्गुमेंट्स और यहाँ पे 1 लिख देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट जो जो मंथ इंडेक्स है उसके ऊपर हमारे पास 12 वैल्यू पड़ी है। ठीक है, आप इसको भी प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द लेक्चर, हमने कोड डेमोन्स्ट्रेशन देख ली। कोड डेमोन्स्ट्रेशन से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो पूछें। Any question anyone has? Okay fine, this means no questions, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।